अस्सलामुअलैकुम जी मेंबर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाज़ मेंबर ऐसे हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच किया करें, इंटरेस्टिंग वीडियो होती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं, तो वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वो कहता है अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स यूज टू राइट प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि वर्ड्स, सिंबल्स और कोड्स का ऐसा सेट जो कि प्रोग्राम्स लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, उनको हम प्रोग्राम लैंग्वेज कहते हैं। आगे वो कहना चाह रहा है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फॉर राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। आगे कहना ये चाह रहा है सम लैंग्वेजेस आर स्पेशली यूज्ड फॉर राइटिंग बिजनेस प्रोग्राम्स। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो स्पेशली डिज़ाइन की होती हैं, किसके लिए? प्रोग्राम, बिजनेस प्रोग्राम्स को डिज़ाइन के लिए वो की होती हैं डिज़ाइन। आगे कहना चाह रहा है अदर्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग साइंटिफिक प्रोग्राम्स ईटीसी। और दूसरी होती हैं राइटिंग साइंटिफिक प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए, यानी कि साइंटिफिक प्रोग्राम जो होता है उसको लिखने के लिए। इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेजेस और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हम पढ़ते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। लो लेवल लैंग्वेजेस में वो कहता है दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक हो और इंसान से दूर हो। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर हार्डवेयर उसको अंडरस्टैंड कर सके लेकिन इंसान उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। तो वो कहना चाह रहा है आगे कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस इजीली। कंप्यूटर ऐसी लैंग्वेज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, यानी कि उसको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। आगे कहता है राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेजेस रिक्वायर्स अ डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। वो कहना चाह रहा है कि लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़र के पास कंप्यूटर हार्डवेयर का डीप नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म होना चाहिए, क्योंकि वो कंप्यूटर हार्डवेयर में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, ये जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसमें इस्तेमाल होती है बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? 1001 वाली फॉर्म। अब उसने कंप्यूटर लिखता है 10111। अब मुझे क्या पता या आपको क्या पता कि शायद उसने पाकिस्तान लिखा हो, लेकिन हमें तो नहीं पता ना। तो वो इसलिए ये कहना चाह रहा है कि लो लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज होना ज़रूरी है। आगे कहता है टू लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। यानी कि लो लेवल लैंग्वेजेस की भी आगे दो टाइप्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज है और दूसरी असेंबली लैंग्वेज है। आगे हम पढ़ते हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज में वो ये कहता है अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज, इस तरह की, इस टाइप की लैंग्वेज जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाए, यानी कि 1001 वाली फॉर्म में लिखी जाए, वो लैंग्वेज कौन क्या कहलाती है? उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ऐसी लैंग्वेज को सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है, इंसान उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आगे कहता है इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज है। आगे कहता है प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है, कंप्यूटर उसको बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट करता है। तो आगे कहना चाह रहा है प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट।
मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट पर लिखे जाते हैं, यानी कि मशीन की डिपेंडेंट पर ही वो प्रोग्राम लिखे जाते हैं। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज, हर कंप्यूटर अपनी मशीन लैंग्वेज रखता है। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मशीन लैंग्वेज इंसान को लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, मशीन लैंग्वेज को इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को लिखने और मॉडिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता है। मशीन लैंग्वेज इज़ आल्सो नाउन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को पहली जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। आगे हम पढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। असेंबली लैंग्वेज में वो कहता है असेंबली लैंग्वेज इज़ आ लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये लो लेवल लैंग्वेज की एक टाइप है असेंबली लैंग्वेज। इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप आगे है, एक स्टेप बढ़कर है। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड, मशीन लैंग्वेज में भी बाइनरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसमें भी असेंबली लैंग्वेज में भी बाइनरी फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। आगे कहता है दीज सिंबल्स आर कॉल्ड मिनीमोनिक्स, इन सिंबल्स को मिनीमोनिक्स भी बोला जाता है। आगे वो इसकी एग्जांपल देता है, एग्जांपल वो क्या देना चाह रहा है, एग्जांपल में कहते हैं फॉर एग्जांपल सब, SUB उसने लिखा है, इंस्ट्रक्शंस इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, यानी कि दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, SUB लिखते हैं, सब लिखते हैं। आगे कहता है असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर इजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आसान है मशीन लैंग्वेज से, मशीन लैंग्वेज में थोड़ा प्रोग्राम लिखना और उसको मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट था, जबकि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट करना और उसको मॉडिफाई करना इजी है, आसान है। असेंबली लैंग्वेज इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, असेंबली लैंग्वेज बेसिकली सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को राइटिंग करने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए यूज़ होती है। असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो नाउन एज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, यानी कि ये जो पहली मशीन लैंग्वेज थी वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी और ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। आगे हम पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेजेस में वो ये कहता है आ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ये कहना ये चाह रहा है कि ऐसी लैंग्वेज जो कि इंसान उसको समझ सके, यानी कि इंसान के नज़दीक तरीन हो। हमारे नज़दीक तरीन कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हम इंग्लिश को समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसलिए उसने इसको कहा है क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि इंसान के नज़दीक है। ऐसी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। आगे कह रहा है हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना यानी कि समझना बहुत आसान है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स सच एज इनपुट एंड प्रिंट ETC। इस लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे उसने ये वर्ड लिखा है, इनपुट भी लिखा है और प्रिंट भी लिखता है, हम भी ऐसे ही राइट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में। आगे कहता है आ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस हाई लेवल लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट करना और मॉडिफाई करना इजी है, आसान है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर फर्दर डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। हाई लेवल लैंग्वेजेस की भी आगे 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, दूसरी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तीसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को। वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर आल्सो नाउन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज R3GL।
प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस कहा जाता है, यानी 3GL इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आगे कहना ये चाह रहा है, इन दीज लैंग्वेजेस प्रोग्राम इज अ प्रीडिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस लैंग्वेजेस में हम इंस्ट्रक्शंस के सेट को यूज़ करते हैं हम, यानी कि इकट्ठी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। जैसे हम हेडर फाइल लिखते हैं, उसके हम बाद प्रोग्राम की बॉडी को राइट करते हैं, तो ये बन जाता है, सेट बन जाता है। आगे आता है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स दीज इंस्ट्रक्शंस इन द सेम सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जो कि हम प्रोग्राम्स में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ईच इंस्ट्रक्शंस इन दिस लैंग्वेज टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उन इंस्ट्रक्शंस में, इस लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन में जो लिखते हैं उन इंस्ट्रक्शंस में हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने क्या करना है और कैसे करना है, यानी कि किसी काम को कैसे करना है और उसमें क्या क्या करना है। आगे कहते हैं, सम मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की भी आगे टाइप्स हैं, मशहूर टाइप्स कौन कौन सी हैं। फोर्ट्रान सबसे पहले, फोर्ट्रान्स की एब्रीवेशन क्या है? फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। आगे कहता है, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड साइंटिफिक यूज़। ये लैंग्वेज कहाँ इस्तेमाल होती थी? ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती थी और साइंटिफिक के लिए यूज़ होती थी ये लैंग्वेज। आगे कौन सी लैंग्वेज है? आगे सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? वो है बेसिक। बेसिक की एब्रीवेशन क्या है? बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये कब इन्वेंट हुई? ये क्रिएट की गई। इट वाज क्रिएटेड इन द लेट 1960s, यानी कि ये 1960 में इसको क्रिएट किया गया। इट वाज यूज्ड मेनली बाय स्टूडेंट टू यूज़ द कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स। ये बनाई किस लिए गई? ये इसलिए बनाई गई कि जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे बेसिक, यानी कि सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम, सादे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, इजी है। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एजुकेशन पर्पस। ये बेसिकली कहाँ यूज़ होती है? ये एजुकेशन के लिए यूज़ होती है, इसका मकसद एजुकेशन में यूज़ होना है। तीसरी लैंग्वेज है कोबोल। कोबोल की एब्रीवेशन क्या है? कोबोल की एब्रीवेशन है, कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये किस लिए डिज़ाइन की गई? इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, यानी कि ये बिजनेस की जो एप्लीकेशंस थी उनको डिज़ाइन करने के लिए ये एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई। इट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1960s, ये भी 1960 में ही इन्वेंट की गई। द प्रोग्राम्स रिटन इन कोबोल आर लेंथी बट ईजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। कोबोल में प्रोग्राम लेंथी होते थे, बड़े होते थे, लेकिन इनको पढ़ना, इनको लिखना और इनको मेंटेन रखना इजी था, आसान था। नंबर 4 पे कौन सी लैंग्वेज है? नंबर 4 पे लैंग्वेज है पास्कल। दिस लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। इसमें अब दो फ़ायदे हुए। कौन से फ़ायदे हुए इस लैंग्वेज के? कि ये दो तरीके से यूज़ हो सकती थी, दो टाइप के लिए थी। एक तो साइंटिफिक पर्पस के लिए और दूसरा बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए भी, यानी कि हम इसको साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते थे और बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते थे। तो आगे कहता है, इट्स नेम वाज असाइंड इन द हॉनर ऑफ अ फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल। पास्कल मैं आपको जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में भी बता चुका हूँ कि ये जो पास्कल था ये फिज़िक्स की बुक्स में भी इसने बहुत सा काम किया, फिज़िक्स में इसमें बहुत सा अपना नाम रोशन किया है। तो ये पास्कल लैंग्वेज इसके नाम से ही इसको रिप्रेजेंट किया गया। आगे लैंग्वेज आ जाती है C5 लैंग्वेज। 5 नंबर पर जो लैंग्वेज है वो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज़ अ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रीचे एट 80 टी बेल लेबॉर्ट्रीज इन 1972। इसको किसने डेवलप किया? इसको डेनिस रीचे ने डेवलप किया। कहाँ डेवलप किया? बेल लेबॉर्ट्रीज में डेवलप किया।
कब डेवलप किया? 1972 में उसको उसने डेवलप किया। तो ये किसके लिए थी? इट वाज रिटन एज अ पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट करने के लिए यूज़ होती थी। इट इज़ आल्सो नाउन एज मिडल लेवल लैंग्वेज। इसको मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है बिकॉज इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये इसने बहुत सी सहूलतें दी। कौन कौन सी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए, जैसा कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह हमारे हो गए। आगे है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये ऊप की एब्रीवेशन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऊप की एब्रीवेशन है। OOP is a technique in which programs are written on the basis of objects। तो ऊप टेक्निक कौन सी है? ऊप बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की बेस पर लिखे जाते थे। एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सेट है किसका? डाटा और फंक्शन का कलेक्शन का एक सेट है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग और अ प्लेस इन रियल वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट एक आदमी भी हो सकता है, एक चीज़ भी हो सकती है, एक जगह का नाम भी हो सकता है। In OOP, data and all possible functions on data are grouped together। OOP में डाटा और तमाम फंक्शंस इकट्ठे होते थे, यानी कि उनका एक ग्रुप होता था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर ईजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को प्रोग्राम्स को इनको लर्न यानी कि पढ़ना और मॉडिफाई करना आसान है। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की? इसकी दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक C++ और दूसरी है जावा। आगे हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट्स। ऊप प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट की बुनियाद पर ही प्रोग्राम लिखे जाते थे। ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शन। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या थे। ऑब्जेक्ट यानी कि ये डाटा और फंक्शंस पर मुश्तमिल थे, कंसिस्ट थे उन पर। आगे हैं क्लासेस। क्लासेस आर डिज़ाइन टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस किस लिए इस्तेमाल होती थी? क्लासेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन हुई। OOP provides facility to design classes to create different objects। यानी कि OOP क्लासेस जो है वो क्रिएट यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ हुई। प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफाइड इन क्लासेस। प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस होती ऑब्जेक्ट की वो क्लासेस में। रियल वर्ड मॉडलिंग। OOP इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ड मॉडलिंग। OOP किसकी बेस पर थे? रियल वर्ड मॉडलिंग की बेस पर। एज इन रियल वर्ड थिंग्स हैव प्रॉपर्टीज एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज। जैसा कि रियल वर्ड मॉडलिंग में क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं और वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं। सिमिलरली जैसा कि ऑब्जेक्ट हैव डाटा, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या रखते थे? डाटा रखते थे और फंक्शन रखते थे। डाटा रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस रिप्रेजेंट वर्किंग ऑफ ऑब्जेक्ट। डाटा यानी कि किसी वर्क के अकॉर्डिंग भी था, किसी वर्क के अकॉर्डिंग भी हो सकता था। आगे है जी रीयूज एबिलिटी। OOP प्रोवाइड्स वेज टू रीयूज डाटा, यानी कि डाटा को रीयूज़ करना। रीयूज़ का मतलब क्या है कि अगर यानी कि मुझे कुछ डाटा चाहिए, मैंने वो डाटा ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट का नेम, उसके अकॉर्डिंग उसके फादर का नेम, उसका नेम और उसके रोल नंबर वगैरह ये मुझे चाहिए। जब मैंने एक बार उसको यूज़ किया, अब मुझे फिर उसकी ज़रूरत पड़ गया, अब मैं उस डाटा को फिर भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि रीयूज़ेबिलिटी। इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। आगे कहता है इनहेरिटेंस is a technique to allows a programmer to use code of existing program to create new programs। इनहेरिटेंस किसके लिए यूज़ होते थे? न्यू प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए।
आगे इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र से उसको हाइड करना, यानी कि हमारा कोई भी पर्सनल डाटा पड़ा है, हम उसको यूज़र से हाइड करना चाहते हैं ताकि कोई हमारा डाटा हैक ना कर ले, कोई डाटा हमारा कॉपी ना कर ले, तो ये उसके लिए इंफॉर्मेशन हाइडिंग इस्तेमाल हुई। ऊप अलोज द प्रोग्रामर टू हाइड इम्पोर्टेंट डाटा फ्रॉम द यूज़र, वही बात आ गई ना। ऊप किसके लिए इस्तेमाल होते थे? प्रोग्रामर को इस चीज़ की एलोकेशन देने के लिए कि अपना डाटा यूज़र से आप हाइड कर सकते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन के ज़रिए इसको परफॉर्म किया गया। आगे पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन मल्टीपल वेज। आगे आ जाती है जी सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये कब इन्वेंट की गई, ये कब डेवलप की गई? इट वाज डेवलप्ड इन 1980। इसको 1980 में डेवलप किया गया। कहाँ डेवलप किया गया? बेल लेबोरेटरीज में। इट इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज। पहले तो सी इन्वेंट की गई, उसके बाद उसमें थोड़े से वर्जन की चेंजिंग की गई, यानी कि उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं ना, जीबी व्हाट्सअप, तो वो कुछ अरसे के बाद वो हमें कहता है जी इसको अपडेट करो। या हमारे मोबाइल को ही ले लो, हमारे मोबाइल का जो सिस्टम, हमारे मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो कुछ महीनों के बाद या 1 साल के बाद वो हमें कहता है जी इसको अपडेट करो। अपडेट क्यों वो कहता है कि इसमें हम चेंजिंग करने वाले हैं, यानी कि कोई न्यू चीज़ इसमें ऐड होने वाली है आपके मोबाइल में। इसलिए वो कहता है इट इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज, ये सी लैंग्वेज का इम्प्रूव्ड वर्जन है। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस की वर्किंग की फैसिलिटी के लिए था। इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज एंड इट यूज टू डेवलप अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। ये इस्तेमाल किस लिए होता था? एक तो ये पावरफुल लैंग्वेज थी और दूसरा ये इस्तेमाल किस लिए की गई? प्रोग्राम्स की वैरायटी, यानी कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की वैरायटी की और डेवलप की करने के लिए ये यूज़ हुई। आगे है जी जावा। जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इट वाज डिज़ाइंड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स, इसको सन माइक्रो सिस्टम्स ने डिज़ाइन किया। इट वाज प्राइमरली डेवलप्ड टू कंट्रोल द माइक्रो प्रोसेसर्स यूज्ड इन वीसीआर, ये किसके लिए इस्तेमाल होती थी? ये माइक्रो प्रोसेसर्स को जो कि वीसीआर में यूज़ होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। टोस्टर्स एंड केबल रिसीवर्स ईटीसी, जो हम केबल के रिसीवर्स इस्तेमाल करते हैं ना, या जो हम डिश इस्तेमाल करते हैं, तो हमें वो अपने टीवी के साथ रिसीवर भी लेना पड़ता है। रिसीवर किसके लिए होता है? रिसीवर भी इनके कंट्रोल करने के लिए किसी चीज़ को, उसके लिए जो है ना ये जावा उसके इस्तेमाल हुई। इट प्रोवाइड्स पावरफुल कैपेबिलिटीज़ ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग, इंटरनेट एप्लीकेशंस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक तो ये इंटरनेट एप्लीकेशंस और दूसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए भी ये यूज़ हुई। आगे है जी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर आल्सो नाउन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और 4GL। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। इन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज़र ओनली नीड्स टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। इस लैंग्वेज में हम जो है ना कंप्यूटर को ये बताते हैं कि आपने क्या करना है और ये नहीं बताते कि कैसे करना है। आगे कहते हैं एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज इज दैट कैन बी यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वो कहना ये चाह रहा है कि इसका दूसरा फ़ायदा ये है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज का कि एक नॉन टेक्निकल यूज़र, यानी कि अगर कोई यूज़र इस लैंग्वेज को नहीं जानता तो वो भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। दीज लैंग्वेजेस एक्सेलरेट प्रोग्राम्स प्रोसेस एंड रिड्यूस कोडिंग एरर्स
एक तो ये कोडिंग एरर्स को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हुई। अच्छा, 4th जनरेशन लैंग्वेज आर नॉर्मली यूज्ड इन डेटाबेस एप्लीकेशंस एंड रिपोर्ट जनरेशन। ये डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ हुई और रिपोर्ट जनरेशन यानी कि रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए भी यूज़ हुई। रिपोर्ट जनरेट करने से क्या मतलब कि हमने एक प्रोग्राम लिखा, हमने प्रोग्राम लिखकर उसको कंपाइल करवाया। जब हमने कंपाइल करवाया तो कंपाइल हमारा जब प्रोग्राम हो जाता है तो अगर हमारी एरर नहीं होती, कोई एरर हमारे प्रोग्राम में नहीं होती, तो वो हमें मैसेज शो कर देता है डिस्प्ले पर कि सक्सेसफुल, यानी कि आपका प्रोग्राम ठीक है। तो उसके बाद हम उसको रन करवाते हैं प्रोग्राम को। जब हम रन करवाते हैं उसके बाद जो है हमें आउटपुट देता है ना, तो उसी को हम रिपोर्ट जनरेट कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर ने हमें रिपोर्ट दी, उसने हमें आउटपुट दिया कि ये आपके प्रोग्राम की आउटपुट है। तो लेक्चर के एंड पर फिर मैं आपको कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी नई वीडियो, हमारा न्यू लेक्चर आप तक पहुँचे। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।